अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा, आपको पता है कि 10th क्लास बायोलॉजी की जो न्यू सिलेबस है हम तैयारी कर रहे हैं पंजाब बोर्ड्स के लिए। तो ये मैंने वन शॉर्ट वीडियो है इस चैप्टर की, वो मैंने अपलोड कर दी है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने देख भी ली है, तो आप भी देख सकते हैं, यहाँ यूट्यूब प्ले लिस्ट में मौजूद है। उसके अलावा बेटा, मैंने जैसे आपको बताया था कि हम नोट्स से भी तैयारी करेंगे। तो अब मैंने आपके लिए बड़े प्यारे नोट्स बनाए हैं उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए। एक ही जगह पे किताब से भी ज़्यादा आसान वर्डिंग है और बिल्कुल छोटे छोटे जवाब हैं, लेकिन मार्क्स इनके आपको इंशाल्लाह पूरे मिलेंगे। तो ये नोट्स बेटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं लिंक भी साथ इसकी दे देता हूँ। चैनल पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको नोट्स व्हाट्सएप कर दूंगा। और भी कोई मालूमात चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है मेरे साथ वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे, ये नोट्स हैं, ये तैयारी करने के बाद आपको पता है कि चैप्टर में से लॉन्ग आने हैं, शॉर्ट आने हैं, एमसीक्यूज आने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके जो बेटा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है हम इस एक ही वीडियो में, चंद मिनट की वीडियो में देख लेंगे, इंशाल्लाह आपको साथ साथ याद हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा वन शॉट वीडियो देख लेता है और फिर आगे इन नोट्स से तैयारी कर लेता है तो इंशाल्लाह उसकी कोई कसर बाकी नहीं रह जाएगी तैयारी की इस चैप्टर की। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी जो है आपको पेपर आना है। तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये चैप्टर का नाम है, आपको पता है। टॉपिक वाइज बेटा मैंने इसके एमसीक्यू निकाले हैं सबसे और शॉर्ट निकाले हैं। ब्लड एंड इट्स टाइप्स, खून और इसके अज्जा। तो सबसे पहला एमसीक्यू है द ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ विच टू की पार्ट्स। जो इंसान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके कौन से दो की पार्ट्स हैं? तो एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक लिम्फेटिक सिस्टम है, यानी कि बोथ बी एंड सी। तो इंसान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम पर मुश्तमिल है। तो इससे रिलेटेड बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लड, नेम इट्स मेन कंपोनेंट्स। तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो ये कनेक्टिव टिश्यू की किस्म है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट, टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स थ्रू आउट द बॉडी। मेन कंपोनेंट्स, इट्स मेन कंपोनेंट्स आर प्लाज्मा, ब्लड में क्या क्या होता है? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो खून क्या है? इसके अहम अज्जा, ये कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। बुनियादी काम जिस्म में मवाद की तरसील करना है। जो बच्चे उर्दू मीडियम है बेटा वो इंग्लिश मीडियम पे भी फोकस किया करें, और इंग्लिश मीडियम वाले उर्दू मीडियम पे, ताकि आपको टर्म्स हैं जो आप उससे अच्छी तरह से जो है फेमिलियर अपने आप को कर सकें, ठीक है, रोशनास करवा सकें। तो ये उर्दू मीडियम वाले जब बच्चे आगे एफएससी वगैरह में जाएंगे तो इनको मसाइल जो है वो बन सकते हैं। तो इसलिए आप इंग्लिश मीडियम के जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ इस पर भी आप अपना फोकस रखें। तो खून के अहम अज्जा क्या है? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए और ये उर्दू मीडियम के लिए। उसके बाद एमसीक्यूज है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। इसमें से कौन सा ब्लड कंपोनेंट नहीं है? हार्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स या ब्लड। तो बेटा आपको पता है कि जो फेफड़े हैं, हमारे जो फेफड़े हैं ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, उसमें दिल आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो फेफड़े हैं ये हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसके एमसीक्यूज के आंसर भी आपको दिए हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। स्टेट टू फंक्शन ऑफ द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। खून का फंक्शन बताएं बेटा। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी सेल्स एंड कैरीज कार्बन। तो ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन को बाहर निकालने में मदद देता है, ये खून का काम है। एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू लंग्स फॉर रिमूवल। तो ब्लड डिलीवर्स न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो जो डिलीवरी करता है न्यूट्रिएंट्स की, हार्मोन्स की और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी, जैसे कार्बन है। तो ये खून के अफाल हो गए, यानी कि फेफड़ों से ऑक्सीजन तमाम खुलियों तक, तमाम सेल्स तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना फेफड़ों में लेकर आता है, हम सांस के जरिए बाहर निकाल देते हैं, और खून गजाई अज्जा यानी कि हार्मोन्स और फासद मादों को मुंतकिल करता है। तो ये इस तरह ये जबरदस्त नोट्स है बेटा आपके लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे, तो आपने बताना भी है कमेंट करके, अगर इससे भी कुछ बेहतर मैं कर सकूं आपके लिए तो मैं करूंगा। ब्लड इज कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू है, हमने इसकी तारीफ पढ़ी है। खून को कौन सी किस्म है सेल की? कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू की कौन सी किस्म है? उसके बाद बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा इज लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। जो खून का लिक्विड पोर्शन है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा इज कंपोज ऑफ 90 to 92% ऑफ वाटर। इसमें 90 से 92% पानी होता है।
7 से 9% प्रोटीन होती हैं और 1% दूसरे मादे होते हैं। तो प्लाज्मा खून का माया हिस्सा है और 90 से 92% पानी है और बाकी ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट हो गया। उसके बाद है एमसीक्यूज, व्हाट इज द प्राइमरी ओवरऑल फंक्शन ऑफ ब्लड। खून का प्राइमरी मकसद क्या है? टू प्रोड्यूस एनर्जी, नहीं ये नहीं है। टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, टू डाइजेस्ट फूड, टू फिल्टर टॉक्सिन्स। तो बेटा टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल, तो खून है वो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, तो ये मवाद की तरसील करता है, ये खून का बुनियादी काम है। उसके बाद एमसीक्यूज, हाउ मच ब्लड डज एन एवरेज अडल्ट ह्यूमन हैव इन देयर बॉडी। एक इंसान के जिस्म में कितना खून होता है, एक बालग इंसान के जिस्म में? तो बेटा 5 लीटर, अबाउट 5 लीटर। एक इंसान के जिस्म में 5 लीटर खून होता है। उसके बाद द फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। अब देखें ये चीजें एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो रही हैं और आपकी तैयारी हो रही है। ठीक है, तो खून के माया हिस्से को कहा जाता है प्लाज्मा। बेटा ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपने मिस नहीं करने। हाउ मच पोर्शन ऑफ ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा कितने फीसद होता है? तो आपको पता है कि प्लाज्मा 55% होता है और 45% दूसरी चीजें होती हैं। तो प्लाज्मा 55% होता है खून में प्लाज्मा की मिकदार। चलिए बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जहां से छोड़े हैं। राइट ऑन द रोल ऑफ प्रोटीन्स इन ब्लड प्लाज्मा। खून के प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन्स का रोल बताएं। तो एंटीबॉडीज आर इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस, तो पैथोजेंस के खिलाफ हमारी हिफाजत करती हैं। एक और प्रोटीन है फाइब्रिनोजिन, ये भी प्लाज्मा की प्रोटीन है, प्लाज्मा में मौजूद है। ये ब्लड क्लोटिंग के लिए जरूरी है, खून के जमने के लिए। एल्ब्यूमिन, ये भी प्लाज्मा प्रोटीन है। ये क्या है? मेंटेन द ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। तो ये 3 प्रोटीन हैं। एक एंटीबॉडी है प्लाज्मा में, ठीक है, जो कि जरासीम से बचाती है बीमारियों से। फाइब्रिनोजिन है, खून जमने में किरदार अदा करती है। और एल्ब्यूमिन है जो खून के ओस्मोटिक प्रेशर को बरकरार रखेगी। आगे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट टू फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाइट ब्लड सेल के फंक्शन बयान करें। तो आपको पता है इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनकी व्हाइट ब्लड सेल्स को, व्हाइट ब्लड सेल डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, दे डिस्ट्रॉय पैथोजन एंड प्रोड्यूस इम्यूनिटी। तो ये क्या करते हैं कि बीमारियों के खिलाफ जिस्म का दिफा करते हैं और जरासीम को तबाह करते हैं, मुदाफित यानी कि इम्यूनिटी पैदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद राइट टू फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये थ्रोम्बस बनाते हैं, खून के जमने में मदद करते हैं। तो हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग खून के जमने में मदद करते हैं। ठीक है बेटा जी। उसके बाद इनका क्या फंक्शन है? प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग इंजरी, चोट लगने के दौरान खून के जरूरत से ज्यादा बहाव को रोकते हैं। उसके बाद बेटा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स मतलब सेल्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स क्या हैं? रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स आर डिस्क शेप, ये डिस्क की तरह के हैं। ठीक है, डिस्क की साख्त के खुलियात होते हैं। दे कंटेन हीमोग्लोबिन, तो इनमें हीमोग्लोबिन होता है। ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन की बिफोर एंड आफ्टर बर्थ। पैदा होने के पहले और पैदा होने के बाद जो आरबीसीज हैं ये कहाँ बनते हैं? फॉर्म्ड इन लीवर एंड स्प्लीन। तो ये तली में, जो हमारी तली होती है और जो हमारा जिगर होता है वहां बनते हैं। ठीक है, पैदाइश से पहले और बाद में आरबीसी जिगर और तली में बनते हैं। और जब इंसान बालग होता है तो दे आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, तो ये सुर्ख हड्डी के गोदे यानी कि रेड बोन मैरो में बनते हैं। तो एवरेज लाइफ स्पाइन क्या है आरबीसी का? 120 डेज, यानी कि 4 माह एक आरबीसी का क्या है? औसत उम्र है। उसके बाद ये मर जाते हैं और जिगर इनको प्रोसेस करके निकालता है। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। देखिए बेटे, ग्रेन्यू मतलब ग्रेन्यूलर होते हैं दानेदार, साइट्स मतलब सेल्स, और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं, ए का मतलब है एब्सेंट, ग्रेन्यूलोसाइट्स मतलब दानेदार साख्तें। तो जिन सेल्स में, ये व्हाइट ब्लड सेल्स की 2 इकसाम है, तो जिन व्हाइट ब्लड सेल्स में ग्रेन्यूल्स होंगे, दीज व्हाइट ब्लड सेल्स हैव ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। तो जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होंगे, दानेदार साख्तें होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ग्रेन्यूलोसाइट्स। और इनकी इकसाम कौन कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स क्या है? ये ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं। और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स कौन से हैं? जिनमें नहीं होता साइटोप्लाज्म में दानेदार साख्तें, दे हैव क्लियर साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्या होता है?
साफ होता है, दानेदार साख्तें नहीं होती। तो इनकी क्या अकसाम है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स की, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। उसके बाद बेटा एमसीक्यूज है, इफ यू रिमूव द प्रोटीन फाइब्रिनोजिन, ठीक है, अगर आप फाइब्रिनोजिन को ब्लड से निकाल दें प्लाज्मा से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सीरम बोलेंगे, ठीक है। तो ये सीरम की डेफिनेशन है कि अगर हम प्लाज्मा से जो ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है फाइब्रिनोजिन, इसको निकाल दें, खून को जमाने वाली प्रोटीन, तो क्या बचेगा पीछे, पीछे बचेगा सीरम। तो राइट ऑन द फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट रेड ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स की एग्जाम है, इसका फंक्शन है, हम पढ़ कर आए हैं। मोनोसाइट्स होते हैं मेक मैक्रोफेजिस, ठीक है, यानी कि निकलने वाले सेल्स बनाते हैं। मैक्रो मतलब बड़े, फेजिस मतलब निकलना, विच इनगल्फ जर्म्स एंड डेड सेल्स। तो मोनोसाइट्स क्या करते हैं, मैक्रोफेजिस बनाते हैं, जो जरासीमों और मुर्दा खलियात को निकलते हैं। इसका मतलब कि ये रेड ब्लड सेल ऐसे, व्हाइट ब्लड सेल ऐसे सेल हैं, ये उनकी इकसाम ही है ना, जो कि हमारे जिस्म में बीमारियों के खिलाफ मदद करते हैं। और लिम्फोसाइट्स क्या है, मेक एंटीबॉडीज, तो ये भी हमारे जिस्म की फौज है जो कि पैथोजन के अगेंस्ट हमारी मदद करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बेटा एमसीक्यूज है, विच प्लाज्मा प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। तो आपको पता है कि जो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, ये हमारी मदद करती हैं पैथोजेंस के खिलाफ लड़ने में। तो कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन जिस्म का पैथोजन बीमारी पैदा करने वाला जरासीम के खिलाफ दिफा करने की जिम्मेदार है, एंटीबॉडीज। उसके बाद है प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजिन प्लेज इट्स रोल इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड क्लोटिंग, कैरी ऑक्सीजन। तो जो फाइब्रिनोजिन है बेटा, ये ब्लड क्लोटिंग में हमारी क्या करती है, मदद करती है खून के जमने में। उसके बाद विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन से, ये अब हम शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, तो यहाँ भी ठीक है। तो जो एल्ब्यूमिन है बेटा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है खून का, ये उसको मेंटेन करती है। विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, तो ये सारे ही होते हैं। उसके बाद बेटा डिस्क शेप सेल्स आर, तो हमने कहा कि रेड ब्लड सेल्स क्या हैं, ये डिस्क शेप है, डिस्क की शक्ल के सेल हैं। विच प्रोटीन हेल्प इन आरबीसी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, आरबीसी में कौन सी जो प्रोटीन होती है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। तो आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन है बेटा, ये खून की ऑक्सीजन में मदद करती है। नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में कितना जो होते हैं आरबीसी होते हैं, तो उनकी तादाद है बेटा 4 to 5.5 मिलियन। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है, ये आपने याद रखने हैं, ये तनासब पूछा जाता है। उसके बाद है इन अडल्ट्स आरबीसीज आर प्राइमरली फॉर्म्ड इन, तो जो अडल्ट्स होते हैं उनमें जो है ये कहाँ बनते हैं आरबीसी, तो आपको पता है कि जो रेड बोन मैरो है उसमें बनते हैं। तो आरबीसी कहाँ बनते हैं, सुरख हड्डी के गूदे में। ये बालगों की बात हो रही है, ठीक है, बालगों में। लेकिन जो बच्चे होते हैं आपको पता है उनमें जिगर और तली में बनते हैं। उसके बाद व्हाट इज एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल, तो हमने अभी पढ़ा है कि 120 डेज। रेड ब्लड सेल्स की औसत उम्र 120 दिन। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि मुमय्यज खसूसियत क्या है, कि ये हीमोग्लोबिन होती है तो व्हाइट मतलब इसको हम बेटा लिकोसाइट्स बोलते हैं, तो ये कलरलेस होते हैं, ठीक है, यानी कि ये बेरंग होते हैं, कलरलेस होते हैं। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी व्हाइट ब्लड सेल्स आर टिपिकली फॉर्म्ड इन ईच मिलीमीटर क्यूब। अच्छा, 1 मिलीमीटर क्यूब खून में इंसान में कितने जो होते हैं ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो ये सिर्फ 7000 होते हैं, ठीक है। तो ये इसका जवाब है। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल का आपको मालूम होना चाहिए, प्लेटलेट्स का मालूम होना चाहिए कितने होते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल का क्या है, डिफेंड बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज, तो बीमारियों के खिलाफ हमारा दिफा करते हैं, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ बेसोफिल, बेसोफिल का क्या काम है, तो बेसोफिल का काम क्या है, ये हिस्टामाइन रिलीज करते हैं, ठीक है, हिस्टामाइन को खारिज करते हैं। व्हाट इज द एलर्जिक रिएक्शन के दौरान ये सारी चीजें होती हैं। व्हाट इज द स्पेसिफिक रोल ऑफ लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट क्या काम करता है, मेकिंग एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। ये भी रेड व्हाइट ब्लड सेल्स की एग्जाम है। प्लेटलेट्स का बेटा क्या काम, लाइफ स्पैन कितना होता है,
तो एक जो प्लेटलेट्स है बेटा वो 7 से 12 दिन उसकी लाइफ होती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की कितनी थी 120, तो इसकी कितनी है 7 से 12 दिन। ड्यूरिंग द क्लोटिंग प्रोसेस विच प्लाज्मा प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन, तो फाइब्रिनोजिन है बेटा, जब ये आते हैं प्लेटलेट्स तो ये क्या करते हैं, जब कहीं आपके कट लगता है, कोई ब्लड वेसल कट जाती है, तो ये जो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है प्लाज्मा प्रोटीन, इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो फाइब्रिनोजिन को कन्वर्ट किया जाता है फाइब्रिन में। इन अ मिलीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ ब्लड देयर आर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी प्लेटलेट्स, तो 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड सैंपल में कितने होते हैं प्लेटलेट्स होते हैं, तो 2,50,000 के करीब ये होते हैं। तो ये जो नंबर है बेटा ये आपने याद रखने हैं, 2,50,000 के करीब होते हैं। उसके बाद है बेटा इंसान का दिल। इससे पहले हम इसके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे रह गए हैं पीछे, हम उनको देखाते हैं जहां से हमने उनको छोड़ा है। तो बेटा व्हाइट ब्लड सेल तक हमने कर लिए थे। व्हाट आर सेल लाइक बॉडीज, डिस्कस देम, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि फुलियात नुमा या सेल नुमा अजसाम, सेल लाइक बॉडीज क्या है, तो इनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। द सेल लाइक बॉडीज आर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आर नोट होल सेल्स, ये मुकम्मल सेल नहीं है, ठीक है, मुकम्मल खुलियात नहीं होते। दे आर स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो, यानी कि ये बोन मैरो के हड्डियों के गुदे के बड़े सेल्स के छोटे टुकड़े होते हैं या फ्रेगमेंट्स होते हैं। दे लैक अ न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता प्लेटलेट्स में। इनका लाइफ स्पैन क्या है 7 से 12 दिन है, इनकी उम्र क्या है 7 से 12 दिन है। तो ये इनका तारुफ था। व्हाट हैपेंस इफ नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड डिक्रीजेस, अगर खून में प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाए तो क्या होगा। देखें बेटा आपको पता है कि ये खून के जमने में मदद करते हैं, तो खून जमेगा नहीं अगर इनकी तादाद कम हो जाए। इफ नंबर ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीजेस ब्लड क्लॉटिंग बिकम स्लो लीडिंग टू एक्सेसिव ब्लीडिंग इवन फ्रॉम माइनर बोन्स, तो प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाए तो खून जमने का अमल सुस्त हो जाएगा और मामूली जख्म भी जरूरत से ज्यादा खून बहने लगेगा, छोटा सा जख्म लगेगा खून बहना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज ह्यूमन हार्ट एंड डिस्क्राइब इट्स लोकेशन, इंसान के हार्ट की तारीफ करें और जिस्म में इसके मकाम इसके लोकेशन की वजाहत करें। द हार्ट इज अ मस्कुलर आर्गन, तो ये एक अजलाती यानी कि मस्कुलर आर्गन है, अजू है। दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो खून की नालियों के नेटवर्क के जरिए खून पंप करता है। तो खून की नालियां आपको पता है आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज हैं। तो लोकेशन क्या है, द हार्ट लाइज विद इन द चेस्ट कैविटी, ये हमारे जो सीने का खला है बेटा, ये छाती के हंसली के अंदर जो होते हैं, बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, बिटवीन द टू लंग्स, दो फेफड़ों के दरमियान ये मौजूद होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद है बेटा उसके बाद है बेटा जी उसके बाद है बेटा क्वेश्चन, नेम 4 चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट एंड स्टेट 1 फंक्शन ऑफ ईच, इंसान के जो दिल के 4 खाने हैं, चैम्बर्स हैं, उनके नाम बताएं और इनका काम। तो बेटा राइट एट्रियम है, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, तो ये क्या करता है, दायां एट्रियम जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि बगैर ऑक्सीजन वाला खून वसूल करता है। उसके बाद है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, तो बायां एट्रियम फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड खून वाला ऑक्सीजन वाला खून वसूल करता है। राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स, तो जो डीऑक्सीजनेटेड खून होता है राइट वेंट्रिकल क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड खून को फेफड़ों की तरफ पंप करता है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन डलवाई जाए। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी होल बॉडी, यानी कि बायां वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड खून पूरे जिस्म की तरफ पंप करता है। ये 4 खानों के नाम हैं। उसके बाद है वाई आर वाल्व्स प्रेजेंट इन द हार्ट, नेम 2 हार्ट्स वाल्व्स, उसने कहा है कि दिल में वाल्व क्यों होते हैं, दिल के वाल्व्स के नाम बताएं। तो वाल्व्स प्रेजेंट ब्लड फ्रॉम प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द वेंट्रिकल्स और एट्रिया, तो वाल क्या करते हैं, जिस तरह बेटा आपके घर में वाल लगे होते हैं वाटर सप्लाई के, इस तरह ये दिल के जो वाल है इनका फंक्शन ये है कि ब्लैक फ्लो होता है, इसे रोका जाए। तो वाल क्या करते हैं, खून को वापस उल्टा बहने से रोकते हैं। दिल के 2 वाल्व्स हैं, एक ट्राइकस्पिड वाल्व है और एक बाइकस्पिड वाल्व हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व्स एंड बाइकस्पिड वाल्व्स। उसके बाद है व्हाई डज द हार्ट वर्क एज अ डबल पंप,
दिल हमारा डबल पंप के तौर पर क्यों काम करता है? द ह्यूमन हार्ट वर्क एज अ डबल पंप बिकॉज द राइट साइड ऑफ द हार्ट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड इट्स टू द लंग्स। ठीक है, जो दिल की दाएं साइड है ये डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कम ऑक्सीजन वाला जो खून है वो इकट्ठा करती है और फेफड़ों में भेज देती है ताकि उसमें ऑक्सीजन डलवाई जा सके। उसके बाद जो दिल की बाएं साइड है, लेफ्ट साइड, कलेक्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड सेंड इट्स टू द होल बॉडी। और ऑक्सीजन डलवाने के बाद जो दिल की बाईं साइड है वो फेफड़ों से खून इकट्ठा करता है और उसे पूरे जिस्म में भेज देता है। यानी कि एक ही वक्त में कम ऑक्सीजन वाला खून ले रहा है और उसमें फेफड़ों से ऑक्सीजन डलवाकर पूरे जिस्म में उसको भेज रहा है। तो ये डबल पंप हो गया। ठीक है, तो दिल हमारा डबल पंप के तौर पर काम करता है। वाई डू ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉट मिक्स इन ह्यूमन हार्ट? इंसान के दिल में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड खून आपस में क्यों नहीं मिलते? इंपॉर्टेंट सवाल है बेटे। The oxygenated and deoxygenated blood do not mix in the heart because the heart is divided into right and left sides by a septum which prevents mixing। आपको पता है कि दिल के जो होते हैं खाने उनके दरमियान एक दाएं और बाएं हिस्सों में एक दीवार होती है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं, तो जो मिलावट को रोकता है। ठीक है, इसकी वजह से खून जो है वो मिक्स नहीं होता। उसके बाद है बेटा अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में फर्क बयान करें। बेटा सिस्टमैटिक नहीं है, सॉरी, ये सिस्टेमिक है, सिस्टम के रिलेटेड है। ठीक है, सिस्टेमिक पढ़ना है इसको, तो सिस्टमैटिक नहीं पढ़ना। तो पल्मोनरी बेटा है फेफड़ों के मतलब, तो सिस्टेमिक है आपके ऑर्गन्स के मतलब, टिश्यूज के मतलब। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। तो मैंने कहा है ये फेफड़ों के मतलब है, यानी कि दिल से जो कम ऑक्सीजन वाला खून होता है उसको फेफड़ों की तरफ भेजा जाता है एंड देन फ्रॉम लंग्स, और फिर फेफड़ों से इसमें ऑक्सीजन डलवाकर दोबारा दिल की तरफ लेकर आया जाता है। इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। यानी कि दिल से फेफड़ों और फिर फेफड़ों से वापस दिल तक खून के बहाव को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और सिस्टेमिक क्या हो गई? इसी ऑक्सीजन वाले खून को जिसमें ऑक्सीजन अभी डलवाई है, the flow of blood from the heart to body tissues and then from body tissues to heart is called systemic circulation। यानी कि दिल से जिस्म के टिश्यूज और फिर जिस्म के टिश्यू से वापस दिल तक खून के बहाव को सिस्टेमिक सर्कुलेशन हम बोलते हैं। अब दिल के बारे में थोड़े से एमसीक्यूज। द टफ सैक लाइक मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। तो जो पेरिकार्डियम है बेटा, ये आपको पता है कि मेम्ब्रेन होती है जो दिल की हिफाजत करती है। The muscular wall that separate the lungs left and right side of the heart is called septum। तो septum क्या है? जो दिल के बाएं और दाएं हिस्से को जुदा करती है। The bicuspid valve is located between which two chambers। तो bicuspid valve है वो दिल के किन दो चैम्बर्स के दरमियान मौजूद होता है? तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो होता है, यानी कि बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व है उसे हम क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और जो ट्राइकस्पिड होता है वो दाएं के दरमियान, दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के दरमियान होता है। उसके बाद है बेटा प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेमील्यूनर वाल्व। सेमील्यूनर वाल्व्स का बुनियादी मकसद क्या है? तो इनका तमाम वाल्व का बुनियादी मकसद यही है कि खून को वापस बहने से, यानी कि प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, खून को वापस बहने से, बैक फ्लो से रोकना। हाउ मैनी फ्लैप्स मेक अप द ट्राइकस्पिड वाल्व? तो ट्राई का मतलब होता है तीन, तो ट्राइकस्पिड वाल्व में तीन जो होते हैं बेटा वो पर्दे होते हैं। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व में तीन पर्दे और बाई में दो होते हैं। बाई का मतलब होता है दो। विच ब्लड वेसल्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द राइट एट्रियम? तो राइट एट्रियम में कौन सी जो है वेसल खून को लेकर आती है? तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो वेन्स हैं, पल्मोनरी तो बेटा आएगी उससे फेफड़ों से, पल्मोनरी आर्टरी ये जाएगी फेफड़ों की तरफ। तो ये वाला आंसर ही सूटेबल है कि ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा है। जो वेन्स हैं ये वाली, ये क्या करती हैं? पूरे जिस्म से खून इकट्ठा करती हैं कम ऑक्सीजन वाला और उसको दिल के दाएं तरफ लेकर आ जाती हैं। उसके बाद है द पल्मोनरी वेन्स आर यूनिक बिकॉज दे कैरी। पल्मोनरी वेन्स में कौन सा खून होता है?
तो ऑक्सीजनेटेड खून होता है। पल्मोनरी वेन, वेन वो होती हैं वो दिल की तरफ आती हैं, पल्मोनरी मतलब फेफड़े, तो ये फेफड़ों से दिल की तरफ आ रही हैं, इसका मतलब फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर आ रही हैं, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और दिल के बैक, जो दिल के हैं लेफ्ट एट्रियम की तरफ ये आती हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड खून को वापस बाएं एट्रियम की तरफ लेकर आती हैं। दाएं एट्रियम में कम ऑक्सीजन वाला खून होता है, ठीक है ना। तो ये इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। तो उसके बाद है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्राइट रेड, डार्क रेड। तो बेटा जो डार्क रेड होता है गहरा सुर्ख होता है, ठीक है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कम ऑक्सीजन वाला, ये डार्क रेड होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ब्राइट रेड होता है, ठीक है। उसके बाद है व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इट्स पंप ब्लड डायरेक्टली इनटू। तो जब दिल का जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये खून को कहाँ पंप करता है, जब ये सिकुड़ता है तो ये अयोर्टा में करता है, और फिर ये पूरे जिस्म में हमारे खून पहुंचा देता है। द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड देन बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड। तो ये लंग्स के रिलेटेड है बेटा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, दिल से फेफड़ों की तरफ और फिर फेफड़ों से वापस दिल तक खून के भाव को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यू एंड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू द हार्ट इज कॉल्ड। ये टिश्यूज और हार्ट के दरमियान जो सर्कुलेशन है इसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। द अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड हार्ट बीट, ठीक है। दिल के चैम्बर्स का बारी बारी सिकुड़ना और फैलना क्या कहलाता है, दिल की धड़कन। द डब साउंड ऑफ हार्ट बीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजिंग ऑफ। तो जो सेमिल्यूनर वाल्व हैं जब ये बेटा क्लोज होते हैं तो डब की आवाज जो है वो पैदा होती है। व्हाट इज द एवरेज हार्ट रेट ऑफ हेल्दी अडल्ट ह्यूमन। एक सेहतमंद इंसान के जो दिल की धड़कन है वो कितनी होती है, तो वो बेटा 70 मरतबा होती है, 70 टाइम्स पर मिनट। उसके बाद है लब साउंड इज, डब साउंड हमने कहा कि तब आएगा जब सेमिल्यूनर वाल्व बंद होंगे। लब साउंड कब आएगा, तो लब साउंड तब आएगा जब प्रोड्यूस ड्यूरिंग सिस्टोल। तो जब ये सिस्टोल के दौरान जो है वो आएगा। द मिडल लेयर ऑफ एन आर्टेरियल वॉल इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ। अब ये खून की नालियां शुरू हो गई हैं, इससे पहले हम जो दिल वाला टॉपिक है उसके बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे रह गए हैं उनको पूरा कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं, चंद एक ही निकाले हैं बेटा, इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह बोर्ड का आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है बेटा डिफाइन हार्ट बीट एंड मेंशन इट्स नॉर्मल रेट इन हेल्दी अडल्ट। हार्ट बीट की तारीफ करें और बालिग इंसान में इसकी नॉर्मल शरह बताएं, सेहतमंद इंसान में। हार्ट बीट की डेफिनेशन, द अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शंस जिसको हम सिस्टोल बोलेंगे एंड रिलैक्सेशन जिसको हम डायस्टोल बोलेंगे ऑफ हार्ट चैम्बर्स मेक वन हार्ट बीट। यानी कि दिल के चैम्बर्स का बारी बारी सिकुड़ना, सिस्टोल और फैलना, डायस्टोल मिलकर एक हार्ट बीट बनाता है। एक औसत इंसान में एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट कितनी होती है, 70 टाइम्स पर मिनट। उसके बाद बेटा व्हाट आर द फेजेस ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट के फेजेस कौन से हैं, तो बेटा एक सिस्टोल है एक डायस्टोल है। occurs when both ventricles contract to pump the blood into pulmonary arteries and aorta। तो जब दोनों वेंट्रिकल जो हैं पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, और अयोर्टा में खून भेजते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जब दोनों वेंट्रिकल सुकड़ेंगे और खून को पल्मोनरी आर्टरी और अयोर्टा में पंप करेंगे तो उसको हम सिस्टोल बोलेंगे। डायस्टोल क्या है, occurs immediately after systole when both atria relax so that the blood enters the atria, ठीक है। तो डायस्टोल क्या होगा, ये सिस्टोल के फौरन बाद होगा जब दोनों एट्रिया फैल जाएंगे ताकि खून एट्रिया में दाखिल हो सके, एट्रिया का सिकुड़ना वेंट्रिकल्स को भर देगा, तो ये डायस्टोल है। उसके बाद है बेटा नेम द 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड गिव 1 फंक्शन ऑफ ईच। ब्लड वेसल्स के 3 जो मेन टाइप्स हैं वो बतानी है आपने। तो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज क्या है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, जो दिल से खून दूर लेकर जाती हैं टिश्यूज की तरफ, ऑर्गन्स की तरफ। वेन होती हैं दिल की तरफ आ रही हैं, कैरी ब्लड टुवर्ड्स दी हार्ट। और कैपिलरीज होती हैं आर्टरी और वेन के दरमियान जो है राबता करवाती हैं, यानी कि कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। तो उसके बाद है बेटा व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स।
आर्टरी और वेन की साख्त में क्या फर्क है? तो आर्टरी और जो वेन है, आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वाल्स टू विदस्टैंड हाई प्रेशर। आर्टरीज में देखें बच्चे, ये शरेयानें होती हैं, ये खून पूरे जिस्म में इन्होंने पंप करना होता है, इनके जरिए दिल ने पंप करना होता है, ठीक है। तो ये थिक होंगी, मोटी होंगी, ठीक है, इलास्टिक वाल्स होंगी इनकी, इनके मोटी होंगी और लचकदार दीवारें होंगी ताकि वो ज्यादा प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर सके। उसके बाद है वेन्स। वेन्स हैव थिन वाल, इनकी जो दीवारें होंगी वो पतली होंगी, एंड वाल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो। और जो वेन्स होती हैं बेटा, इनकी दीवारें पतली होती हैं, इनमें खून को वापसी बहाने के रोकने के लिए वाल्स होते हैं, जो कि आर्टरीज में नहीं होते। शरेयानों में वाल नहीं होते लेकिन वेन्स में होते हैं, ठीक है। तो ये आपने इनका फर्क याद रखना। ब्लड वेसल्स के रिलेटेड एमसीक्यूज बेटा, द मिडल लेयर ऑफ एन आर्टेरियल वॉल इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ एंडोथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल्स एंड। तो बेटा स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज इनमें मौजूद होते हैं, यानी कि आर्टेरियल वॉल की दरमियानी लेयर में क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यूज। तो ये आपने याद रखना है इसको। द हॉलो इंटरनल कैविटी ऑफ अ ब्लड वेसल थ्रू विच ब्लड फ्लोज इज कॉल्ड। खून की नाली के अंदर का खोखला हिस्सा जिसमें खून बहता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ल्यूमन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ल्यूमन आर्टरी में भी होता है, वेन में भी होता है और कैपिलरी में भी होता है। स्मॉल ब्लड वेसल्स आर, तो जो सबसे स्मॉल है बेटा वो आपको पता है कि कैपिलरीज हैं, ठीक है। जो उसके बाद द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर कंपोज्ड ऑफ ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एंडोथेलियम, ठीक है। तो जो एंडोथेलियम है ये तमाम में मौजूद होती है, यानी कि आर्टरी में भी होती है, वेन में भी होती है और कैपिलरी में भी होती है। कैपिलरी में सिर्फ ये एक ही तह होती है जिसे हम एंडोथेलियम बोलते हैं, बाकी आर्टरी और वेन में तीन तीन तहें होती हैं। कैपिलरीज यूनाइट टू फॉर्म स्मॉल वेन्स कॉल्ड, जो कैपिलरीज हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? वेन्यूल्स बनाती हैं, ठीक है। यानी कि आगे इनसे वेन्स निकलनी है तो फिर ये क्या बना देंगी? वेन्यूल्स। उसके बाद मोस्ट वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड द हार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन। उसने कहा कि ज्यादातर जो वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड खून दिल की तरफ लेकर जाती हैं, तो इसमें से कौन सी है जो जिसको इससे इस्तिस्ना हासिल है, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड खून लेकर नहीं जाती? तो बेटा जो पल्मोनरी वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड खून होता है, बाकी जितनी भी वेन्स हैं उनमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड खून होता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू दी, जो ऑक्सीजन वाला खून है वो दिल से कहाँ पंप किया जाता है ताकि पूरे जिस्म में पहुंचाया जा सके? तो वो अयोटा में बेटा क्या है? पंप किया जाता है, और अयोटा से पूरे जिस्म में। विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू दी हेड, शोल्डर एंड आर्म। कौन सी आर्टरी है जो सर को, कंधों को और हमारे बाजुओं को खून फराहम करती है? कौन सी शरेयान? तो वो है बेटा एयोर्टा, ठीक है। तो ये एयोर्टा है, ये एक हमारी बड़ी आर्टरी है जो खून फराहम करती है। उसके बाद है विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू दी किडनी। कौन सी जो आर्टरी है वो किडनीज को खून फराहम करती है? तो रीनल आर्टरी। रीनल मतलब हमारा जो रीनल सिस्टम है, यानी कि हमारा जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, इंसान का, वो वाला यूरिनरी सिस्टम। द हेपेटिक आर्टरी सप्लाई ब्लड टू दी। तो बेटा हेपेटिक, हेपाटाइटिस आपने सुना होगा, जिगर की बीमारी है, तो हेपा का मतलब जहां आ जाए तो उसका मतलब होता है जिगर, तो हेपेटिक आर्टरी जिगर को खून फराहम करेगी, ठीक है जी। उसके बाद कौन सी शरानें टांगों को खून फराहम करती हैं? ठीक है, तो बेटा ये जो फीमरल है, फीमरल आर्टरीज, ये फीमर जो हमारी होती है, टांगों की हड्डियां होती हैं, तो वहां पे जो आर्टरीज जाएंगी उनको हम फीमरल आर्टरी बोलेंगे। रीनल वेन कैरी ब्लड अवे फ्रॉम। तो जो रीनल वेन होती है वो कहां से खून लेकर जाएगी? रीनल मैंने बताया कि गुर्दे के साथ ताल्लुक है, तो ये हमारे किडनी से यानी कि गुर्दे से खून लेकर जाएगी। विच वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द लीवर टू इंफीरियर वेना केवा। कौन सी वेन जिगर से खून लेकर जाएगी? ठीक है, तो बेटा हेपेटिक वेन जो होगी, ठीक है, वो क्या होगी? हमारे जिगर से खून लेकर जाएगी हेपेटिक वेन। हेपा मतलब जिगर। वेन्स आर रेड लुकिंग, ग्रीन लुकिंग। जो वेन्स होती हैं बेटा उनमें डीऑक्सीजनेटेड खून होता है, तो वो हमें नीली दिखती हैं, ठीक है, ब्लू लुकिंग है ये हमारे लिए, नीली दिखती हैं। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, ये अच्छा ये नया टॉपिक शुरू हो गया, लेकिन इससे पहले हम जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं 2-4 वो देख लेते हैं।
तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केव। सुपीरियर और इंफीरियर, तो सुपीरियर बेटा ऊपर होता है, इंफीरियर मतलब होता है नीचे, ठीक है। तो वेन मतलब जो दिल की तरफ खून लेकर आती है, तो सुपीरियर फिर कौन सी होगी? स्पिनर वेना केवा फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द वेन फ्रॉम द अपर बॉडी। तो जो ऊपर वाला हिस्से हैं जिस्म के, इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द हेड, शोल्डर्स एंड आर्म्स। तो ये ऊपर वाले जिस्म की वेन के मिलने से बनती है, सर, कंधों और बाजुओं से खून इकट्ठा करती है। इंफीरियर नीचे होगी, फॉर्म्ड बाय द वेन फ्रॉम द लोअर बॉडी। तो जो नीचे वाला जिस्म है उससे खून, उनसे वेन के मिलने से बनती है, टांगों और निचले धड़ से खून इकट्ठा करती है, ठीक है। जैसे अभी हमने फीमरल आर्टरी पढ़ा है ना, फ्रॉम, उसी तरह ये वेन्स होंगी फ्रॉम द लेग्स एंड लोअर ट्रंक। उसके बाद है बेटा कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स क्या है? डिजीजेज इन्वॉल्व द हार्ट और ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। दिल या खून की नालियों से मुतल्लिक जो बीमारियां हैं उन्हें हम कार्डियोवास्कुलर बीमारियां बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज, जिसको हम CHD बोलते हैं, नर्विंग और ब्लॉकेज ऑफ, ये किसकी बीमारी है? कोरोनरी आर्टरी की। ये लफ्ज यहाँ भी कोरोनरी आ रहा है तो यहाँ भी कोरोनरी है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी बेटा अगर हो जाए ना ब्लॉक, तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम कोरोनरी हार्ट डिजीज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज प्राइमरी काज ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज का प्राइमरी वजह कौन सी है, बुनियादी वजह कौन सी है? तो वो है बेटा एथीरोस्क्लेरोसिस। ये मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं, ये जो जमा हो जाती हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह, उसकी वजह से जो नालियां हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो इसको हम एथीरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। उसके बाद है द डेथ ऑफ हार्ट मसल्स इज कॉल्ड। तो बेटा हार्ट मसल्स की जो मौत है, हार्ट मसल्स का मर जाना या नकारा हो जाना कहलाता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, या इसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। मायो का मतलब होता है मसल, कार्डियल मतलब दिल के, इन्फ्रैक्शन मतलब मौत हो जाना, यानी कि दिल के मसल्स की मौत हो जाना, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट यूज्ड टू फिजिकली ओपन द ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी ब्लॉक हो जाए कोरोनरी आर्टरी, तो उसको खोलने के लिए जो इमरजेंसी तरीकाकार है वो क्या है, हंगामी इलाज क्या है? एंजियोप्लास्टी, ठीक है। एंजियोप्लास्टी में इसको इमरजेंसी तौर पर खोला जाता है कोरोनरी आर्टरी, जो हमारे दिल के मसल को खून फराहम करती है। द चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट कास्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो और द हार्ट मसल इज कॉल्ड। जो चेस्ट पेन होती है या दर्द या तकलीफ होती है जो हमारे सीने में होती है दिल के अज़लात को खून की फराहमी कम हो जाने की वजह से, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बेटा हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, तो ये एंजाइना पेक्टोरिस है। उसके बाद हम बेटा शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, ये हो गए हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस क्या हैं? तो कार्डियो मतलब हार्ट और वास्कुलर मतलब ये हमारा जो वास्कुलर सिस्टम है, जो शरियाने वगैरह हैं, दिल हैं, ये सारा कुछ, आर्टरी वेन्स, ये सारी। द डिजीजेस दैट इन्वॉल्व द हार्ट और ब्लड वेसल्स, दिल और ब्लड वेसल्स की बीमारियां कलेक्टिवली कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, यानी कि वो बीमारियां जो दिल या खून की नालियों से मुतल्लिक हों, इन्हें मजमूई तौर पर कार्डियोवास्कुलर बीमारियां कहते हैं। सवाल है व्हाट हैपेंस इन कोरोनरी हार्ट डिजीज, राइट डाउन इट्स काजेस। कोरोनरी हार्ट डिजीज में क्या होता है? तो हमने कहा इट इज नर्विंग, या तंग हो जाना और ब्लॉक या फिर ब्लॉक हो जाना ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। तो कोरोनरी आर्टरी है, ये दिल के मसल्स को खून फराहम करती हैं। अगर ये आर्टरी यानी कि शरेयान बंद हो जाए या तंग हो जाए तो दिल के अज़लात को खून फराहम होना बंद हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कोरोनरी हार्ट डिजीज। काजेज ऑफ CHD, इसकी वजूहात क्या है? हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL जिसे हम बोलते हैं, अगर वो ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर। दूसरी वजह इसकी ये है खून में एक तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का ज्यादा हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर, उसके बाद बेटा क्या है उसके बाद स्मोकिंग, ठीक है, तंबाकू नोशी, डायबिटीज, शुगर एंड सीडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब बैठे रहने वाला दफ्तरी लाइफस्टाइल, सुस्त तर्ज जिंदगी, वर्जिश ना करना। और ये क्या है? काजेज ऑफ CHD यानी कि कोरोनरी हार्ट डिजीज। शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज के खतरे के अवामल और पेचीदगियां क्या हैं, इससे क्या नुकसान हो सकता है? रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? फैमिली हिस्ट्री,
अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो ये आपको भी खुदा ना खास्ता हो सकती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो भी हो सकती है कोरोनरी हार्ट डिजीज। अगर कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो फिर भी हो सकती है। और लाइफस्टाइल फैक्टर्स क्या हैं, ये सारे क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, पेचीदगियां क्या हो सकती हैं इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसको अनट्रीटेड रहने दें तो कैन लीड टू द मोर सीवियर कंडीशन इंक्लूडिंग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो मजीद शदीद हालात का सबब बन सकती है, जिसमें मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर शामिल हैं। उसके बाद बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो बाय मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायो का मतलब होता है, मायोकार्डियम मीन्स हार्ट मसल्स, ठीक है। इन्फ्रैक्शन मीन्स टिश्यू डेथ। तो द डेथ ऑफ हार्ट मसल्स इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है। तो मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन क्या है, दिल के अजलात की मौत, दिल के अजलात के मुर्दा हो जाने को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इट इज कॉमनली नोन एज द हार्ट अटैक, इसको हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक भी बोलते हैं। इट अकर्स, ये तब होती है जब व्हेन ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ हार्ट मसल इज ब्लॉक्ड फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, तो जब ये दिल के किसी हिस्से में खून का बहाव तवील अरसे तक रुक जाए तो, एंड लीडिंग टू द डेथ ऑफ हार्ट मसल, जिसकी वजह से दिल के उजलात क्या हैं, मर जाते हैं, इसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरस, एंजाइना पेक्टोरस क्या है, ये किस्म की पेन है। एंजाइना पेक्टोरस का चेस्ट पेन, ये सीने की एक दर्द है, ठीक है, सीने का दर्द, ये तकलीफ है। और डिस्कम्फर्ट कास्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, जो दिल के अजलात को खून की फ्राहमी कम हो जाने की वजह से होती है। टिपिकली ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आमतौर पर कोरोनरी आर्टरी बीमारी की वजह से होती है। राइट ऑन एनी टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीजेज, दिल की बीमारियों के हवाले से तंबाकू नोशी यानी कि स्मोकिंग के नुकसान बयान करें। तो सबसे पहला नुकसान, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, स्मोकिंग इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ ब्लड टू क्लॉट बाय प्रमोटिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो जो तंबाकू नोशी है खून के लोथरे यानी कि क्लॉट बनने का खतरा बढ़ा देती है। तंबाकू नोशी प्लेटलेट्स के आपस में जुड़ने के अमल को बढ़ाकर खून जमने के इम्कान को बढ़ाती है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, एलिवेट का मतलब होता है बढ़ जाना, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। स्मोकिंग कंट्रीब्यूट्स टू द एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बाय काजिंग वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, यानी कि इसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है। वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या है, वैसो का मतलब है वेसल्स, कंस्ट्रिक्शन मतलब है तंग हो जाना, यानी कि दिल की जो वेसल्स हैं वो तंग हो सकती हैं, यानी कि खून की जो नालियां हैं उसको तंग करती है ब्लड प्रेशर। इसकी वजह से दिल को ज्यादा तेजी से, ज्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ेगा और इससे क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके नोट्स से तैयारी मैंने जो आपको करवाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नोट्स आप मेरे से ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने वीडियो के एंड तक देखा। अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो आप लाजमी बताइएगा। ये आपके बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन थे, इंशाल्लाह इसी में से आपको आएंगे, तो जिनकी मैंने आपको तैयारी करवाई है। तो अगले चैप्टर्स की भी अगर आप बताएंगे तो मैं इसी तरह तैयारी करवाऊंगा। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।